ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपनी पूरी बॉडी की प्लास्टिक सर्जरी करवा लेती है। उस लड़की को अपने मॉडलिंग करियर में हमेशा सबसे ऊपर रहना था। मैगजीन कवर्स, एल्बम्स, टीवी, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर उस लड़की की फोटो ना हो। उसका करियर टॉप पर चल रहा था कि तभी एक दिन वो अपने माथे पर एक काले रंग का धब्बा देखती है। उसे पता चलता है कि ये निशान उसकी प्लास्टिक सर्जरी का ही साइड इफेक्ट था। वो लड़की उन सर्जन से मदद मांगती है जिसने उसकी सर्जरी की थी, लेकिन वो देखती है कि वो अकेली नहीं थी जिसकी ये हालत हुई थी, बल्कि उसकी जैसी और भी लड़कियां थी। उन सर्जन्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे क्योंकि इस साइड इफेक्ट का कोई इलाज नहीं था। अब ये लड़की उस बढ़ते निशान के बावजूद सुपर मॉडल बने रहने के लिए किन किन चीजों का सहारा लेती है और वो कैसे देखते ही देखते एक सुपर मॉडल से एक अपराधी बन जाती है। पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी जिसका नाम है हेल्टर स्केल्टर। इस मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस ऑफिसर और उसकी असिस्टेंट को देखते हैं। वो नोटिस करते हैं कि जापान में अचानक से लोग सुसाइड करने लगे थे और सुसाइड करने वालों में से ज्यादातर कम उम्र की लड़कियां होती थीं। उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो देखते हैं कि हर एक लड़की की बॉडी पर काले रंग का निशान था। वो इंस्पेक्टर पता नहीं क्यों पर इस केस को बार बार उस समय की सबसे पॉपुलर सुपर मॉडल लिलिको हिरोकुमा से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो इंस्पेक्टर जब भी उसे देखता था तो वो नोटिस करता था कि लिलिको की बॉडी का बोन स्ट्रक्चर और उसकी बॉडी की शेप में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस था। लिलिको पूरे जापान की सबसे खूबसूरत लड़की थी और उस इंस्पेक्टर को डर था कि कहीं लिलिको भी इस पूरे स्कैंडल का हिस्सा ना हो। इसके बाद हम लिलिको को देखते हैं। लिलिको ने खुद को प्लास्टिक सर्जरी से इतना खूबसूरत बना लिया था कि जापान की लड़कियां उसी को फॉलो करती थीं। लिलिको जिस प्रोडक्ट को प्रमोट करती थी वो मिनटों में सोल्ड आउट हो जाता था। जिस मैगजीन पर उसकी फोटो होती थी जापान के लड़के उसके पूरे स्टॉक को एक दिन में ही खाली कर देते थे। हम देखते हैं कि लिलिको को उसकी पहली फिल्म ऑफर की गई थी और सभी उसके लिए बहुत खुश थे। रिपोर्टर्स को एक इंटरव्यू देते वक्त लिलिको उन्हें बताती है कि उसे उनके को एक्टर्स बहुत पसंद हैं और उनके साथ काम करके उसे बहुत अच्छा लगा। उसकी ये बातें सुनकर उसके फैंस को लगता था कि लिलिको का दिल कितना साफ है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसकी उलट थी। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब लिलिको देखती है कि मैगजीन में उसकी को एक्ट्रेस की फोटो को उसके साथ छापा गया है तो लिलिको को बहुत गुस्सा आता है। वो डायरेक्टर्स को फिल्म में उसकी सीन्स बढ़ाने की रिक्वेस्ट करती है ताकि वो फिल्म की मेन एक्ट्रेस लगे, ना कि उसके साथ की कोई लड़की। लिलिको की मैनेजर जब उसे पीने के लिए पानी देती है तो लिलिको उस पानी को उसके मुंह पर थूक देती है क्योंकि उसे ठंडा पानी बिल्कुल पसंद नहीं था। हम देखते हैं कि कुछ देर बाद मेकअप रूम में लिलिको का बॉयफ्रेंड आता है। लिलिको सभी को बाहर जाने के लिए कहती है और हम देखते हैं कि वो दोनों शूट से पहले इंटीमेट होते हैं। इन शॉर्ट लिलिको बहुत ही घमंडी और असल जिंदगी में बहुत ही बुरी लड़की थी। हम देखते हैं कि लिलिको मूवी में अपने सीन्स बढ़वाने के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ कॉम्प्रोमाइज भी करती है। लिलिको की माँ को उसकी सारी हरकतों के बारे में पता था पर वो अपनी बेटी को रोकने की जगह उसे और भी बढ़ावा दिया करती थी। लिलिको को खुद के चेहरे से इतना प्यार था कि जब भी वो अकेली होती थी हमेशा शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखती रहती थी। एक दिन जब वो हर बार की तरह खुद को निहार रही थी तभी उसका ध्यान उसके माथे पर लगे काले निशान की तरफ जाता है। पहले तो उसे लगा कि वो शायद मेकअप के निशान है, लेकिन जब वो उसे मिटाने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि वो तो उसकी स्किन पर था। लिलिको बहुत घबरा जाती है और तुरंत अपनी माँ को फोन करती है। अगले दिन वो सर्जन के पास जाते हैं जिसने लिलिको को उसका ये रूप दिया था। डॉक्टर उसे बताती है कि उन्हें एक और सर्जरी करनी होगी जिसके बाद हम इसे ठीक कर सकते हैं। लिलिको देखती है कि वहाँ पर एक और लड़की थी और उसके चेहरे पर भी बिल्कुल उसी के जैसे निशान थे। वो बहुत डर जाती है क्योंकि उसे लगा कि कहीं उसका करियर खत्म ना हो जाए। दूसरी तरफ हम फिर से उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। उन्हें इसी तरह के सुसाइड का एक और केस आया था और इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता चलता है कि सुसाइड करने वाली लड़कियों ने किसी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी। वो जब फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस शहर में लड़कियों की बॉडी पार्ट्स इलीगल तरीके से बेचे जा रहे थे और उन्हें खरीदने वाले कस्टमर्स ज्यादातर हाई प्रोफाइल लोग थे। ये सुसाइड करने वाले लोग वो लोग थे जिनके अंदर नए ऑर्गन्स डाले गए थे और उनकी बॉडी पर निशान इसलिए थे क्योंकि वो उन महंगी दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर सके जिसे उन्हें सर्जरी के बाद जिंदगी भर खानी थी। हम देखते हैं कि डॉक्टर ने जो लिलिको को इंजेक्शन दिए थे उसकी वजह से लिलिको का वो निशान गायब हो जाता है और वो एक बार फिर से अपने मॉडलिंग के काम को शुरू कर देती है। उसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसे टीवी शोज, मूवीज और बहुत सारे ब्रांड डील्स ऑफर किए जा रहे थे जिससे उन दोनों ने बहुत सारे पैसे कमाए। एक रात हम देखते हैं कि लिलिको ने बहुत शराब पी रखी थी और वो अपनी मैनेजर मिचिको से पूछती है कि क्या वो उसे सुंदर लगती है, जिस पर उसकी मैनेजर उसे बताती है कि ऑफ कोर्स वो सुंदर है, इसीलिए तो करोड़ों लोग उसके फैन हैं।
लिलिको उससे कहती है कि करोड़ों लोग उसके फैन तो हैं, पर वो कभी किसी से मिली नहीं। वो मिचिको से कहती है कि उसे डर लग रहा है कि कहीं एक दिन कोई उससे उसका सब कुछ छीन ना ले। लिलिको शीशे में देखकर रो रही थी। वो कहती है कि कैमरे की हर एक चमकती रोशनी उसे एहसास दिलाती है कि उसका समय जल्द ही खत्म होने वाला है। लिलिको देखती है कि उसके माथे पर फिर से वही निशान आ गया था और इस बार वो पहले से बड़ा था। उस निशान को देखकर फिर से लिलिको अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती और वो खुद को खुश करने के लिए मिचिको को उससे इंटीमेट होने के लिए फोर्स करती है। उस दिन हमें पता चलता है कि लिलिको अंदर से कितनी खोखली थी। लिलिको ने मेकअप से उस निशान को छुपा तो लिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद डॉक्टर्स उसकी फिर से सर्जरी करते हैं और हम देखते हैं कि लिलिको का चेहरा फिर से पहले जैसा हो गया था। वो लोगों के बीच में अभी भी पॉपुलर थी क्योंकि किसी को भी अभी तक उसका वो निशान नहीं दिखा था। लिलिको की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम चिहारू था। लिलिको उससे कई सालों से नहीं मिली थी क्योंकि उसकी माँ ने हमेशा उन दोनों को एक दूसरे से दूर रखा। एक दिन लिलिको जब शूट खत्म करने के बाद अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसकी बहन के बहुत सारे लेटर्स पड़े हुए थे। वो उन्हें पढ़ते हुए जमीन पर लेट जाती है और वो ख्यालों में एकदम से खो गई थी क्योंकि उसे उसकी बहन के साथ बिताया हुआ बचपन याद आने लगा था। लिलिको अपनी मैनेजर के साथ चिहारू से मिलने जाती है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। चिहारू उसे बताती है कि कैसे उसके स्कूल में उसके दोस्त उसे मोटी होने के लिए चिढ़ाते हैं और वो जब उन्हें बताती है कि वो उसकी बहन है तो कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। लिलिको उसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बस अपना थोड़ा सा वजन कम कर लो और थोड़ी सी कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लो, उसके बाद तुम भी बिल्कुल मेरी जैसी बन जाओगी। हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। उसकी असिस्टेंट उसे कहती है कि वो लिलिको के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, उन्हें अपना सारा फोकस इस केस पर लगाना चाहिए और इसे किसी सुपर मॉडल से जोड़कर देखने का कोई सेंस नहीं बनता। लिलिको की माँ बहुत चालाक औरत थी। उसे पता था कि वो सिर्फ लिलिको से जिंदगी भर पैसा नहीं कमा सकती, उसे और भी मॉडल्स के साथ काम करना होगा। एक दिन वो उसे कोजोए नाम के एक मॉडल से इंट्रोड्यूस करवाती है। हम देखते हैं कि कोजोए बहुत ही सुंदर थी और उसने कोई प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं करवाई थी। लिलिको को कहीं ना कहीं उसे जलन हो रही थी, पर वो अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं आने देती। इसके बाद दोनों साथ में फोटो शूट करने लगे थे। उन दोनों की फोटोज साथ में छपती थी और कोजोए लोगों में बहुत पॉपुलर होने लगी थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लिलिको हुई थी। हम देखते हैं कि शूट के बाद सभी कोजोए की तारीफ करते थे क्योंकि उसके अंदर खूबसूरती के साथ वो आदा भी थी जिसके लोग दीवाने थे। कुछ ही महीनों के अंदर कोजोए ने लिलिको को जैसे लाइमलाइट से हटा ही दिया था। हम देखते हैं कि लिलिको धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगती है। वो ड्रग्स लेने लगी थी जिसकी वजह से उसकी मेंटल स्टेट इतनी खराब हो गई थी कि एक दिन वो छत से कूदकर सुसाइड करने जाती है। वो छत के किनारे बैठकर रोने लगती है और अपनी इस हालत का दोष कोजोए को देती है। लिलिको की माँ उसे किसी तरह बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुला देती है और वो उसे गिरने से बचा लेते हैं। लिलिको को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड जिससे वो प्यार करती थी वो किसी और लड़की के साथ घूम रहा था। वो लड़की एक पॉलिटिशियन की बेटी थी जिसकी वजह से उसके बॉयफ्रेंड की फोटो हर न्यूज़पेपर में छपी थी। लिलिको अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है और उसे कहती है कि वो दोनों इतने सालों से एक साथ हैं, क्यों ना वो दोनों शादी कर लें। पर उसका बॉयफ्रेंड उसे शादी करने से साफ मना कर देता है क्योंकि अब उसे उस पॉलिटिशियन की लड़की पसंद आ गई थी और वो उसी से शादी करना चाहता था। लिलिको को ये सुनकर उसे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो और ज्यादा ड्रग्स लेने लगती है। हम देखते हैं कि लिलिको मिचिको के घर आती है जहाँ पर उसे मिचिको का बॉयफ्रेंड शिन दिखाई देता है। मिचिको उसे इतनी रात को उसके घर में देखकर उसे अपने घर वापस जाने को कहती है, पर हम देखते हैं कि लिलिको शिन को किस करती है और वो मिचिको के बॉयफ्रेंड को उसके साथ इंटीमेट होने को कहती है। उस रात मिचिको बहुत रोती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड लिलिको की खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो गया था और वो उसके साथ इंटीमेट भी हुआ था। दूसरी ओर वो पुलिस वाला लिलिको की माँ से पूछताछ करने आता है। वो पुलिस ऑफिसर उसे उसकी जवानी की फोटो दिखाता है और हम देखते हैं कि लिलिको का चेहरा उसकी माँ से हूबहू मिलता था और किसी भी इंसान में इतनी सिमिलैरिटी होना पॉसिबल नहीं होता। लिलिको की माँ उसके सवालों का बहुत चालाकी से जवाब देती है और आखिर में उस इंस्पेक्टर को वहाँ से खाली हाथ जाना पड़ता है। एक रात शिन को मिचिको का फोन आता है, लेकिन जब वो फोन उठाता है तो फोन पर लिलिको बात कर रही थी। हम देखते हैं कि उसने मिचिको को बांध दिया था और वो उसके बॉयफ्रेंड को मेट कराने के बहाने उसे अपने पास बुलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी उस पॉलिटिशियन की बेटी के चेहरे पर एसिड फेंक कर भाग जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि शिन था जिसे लिलिको ने ऐसा करने के लिए ब्लैकमेल किया था। ये लड़की बहुत शातिर थी, इसे जो भी चाहिए था वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। हम देखते हैं कि उसके पास उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है जो उससे उस दिन के बर्ताव के लिए उससे माफी मांग रहा था।
उसका बॉयफ्रेंड किसी के साथ सिर्फ अपने मतलब के लिए रहता था। ये बात लिलिको को अच्छे से पता थी, लेकिन फिर भी उसे उसका साथ पसंद था। इसके बाद हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसे उस सर्जन के बारे में पता चल गया था जो लड़कियों की इलीगल कॉस्मेटिक सर्जरी किया करती थी। वो अभी तक इसलिए नहीं पकड़ी गई थी क्योंकि उसके पेशेंट्स में बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी शामिल थे। कोई भी उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही नहीं देता। लेकिन फिर भी एक पुलिस वाले को एक लड़की से उम्मीद थी और वो लड़की थी लिलिको। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है और उससे उस हॉस्पिटल के बारे में पूछता है जहाँ से उसने सर्जरी करवाई थी। लिलिको पहले तो खुद पर किसी भी तरह की सर्जरी को क्लेम करने से मना कर देती है, लेकिन उस इंस्पेक्टर को उसके बारे में सब कुछ पता था। वो लिलिको से कहता है कि वो उसकी जैसी और भी लड़कियों को इस खूबसूरती के दलदल में फंसने से बचा सकती है। वो उसे एक फाइल देता है जिसमें उन सभी मरी हुई लड़कियों की डिटेल्स थी जिनकी मौत उस डॉक्टर की कॉस्मेटिक सर्जरी की वजह से हुई थी। उस इंस्पेक्टर को यह भी पता चल गया था कि उसने और उसकी मैनेजर ने ही उस पॉलिटिशियन की लड़की के चेहरे पर एसिड फिकवाया था। वो इंस्पेक्टर उसे कहता है कि अगर उसने जल्दी ही कोई फैसला नहीं लिया तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। लिलिको जब अपने घर आकर उन फोटोज को देखती है तो उसे पता चलता है कि उन सभी मरे हुए लोगों के शरीर पर बिल्कुल वैसे ही निशान थे जैसे कि फिलहाल अभी उसके शरीर पर हैं। वो समझ जाती है कि शायद वो भी मरने वाली है। हम देखते हैं कि लिलिको फिर से ड्रग्स लेने लगती है और नशे की हालत में वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब मिचिको उसके पास आती है तो लिलिको उसे उसका एक काम करने को कहती है। वो चाहती थी कि वो कोजोए के चेहरे को खराब कर दे, वो उसके चेहरे को काट दे, क्योंकि उसी की वजह से उसने खुद की ये हालत कर ली थी। आज लिलिको का जन्मदिन था और ढेर सारे लोग उसके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि उन ड्रग्स का असर अभी तक उतरा नहीं था, जिसकी वजह से लिलिको को अपने आसपास बहुत सारी तितलियां दिखाई देने लगती हैं। उसके आसपास की हर एक चीज उससे बात कर रही थी, जिसकी वजह से लिलिको सभी के सामने पागलों जैसा बिहेव करने लगती है और सभी लोग उसे वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिचिको एक धारदार ब्लेड से कोजोए का चेहरा खराब करने गई थी। कोजोए जब देखती है कि मिचिको उसके पीछे ब्लेड लेकर खड़ी है तो वो उससे बिल्कुल भी डरती नहीं। कोजोए उसे आगे आकर उसका चेहरा खराब करने को कहती है। वो कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस इंडस्ट्री में वो काम करती है वहाँ आज नहीं तो कल कोई ना कोई उसे रिप्लेस कर ही देगा। ये सुनकर मिचिको की उसे मारने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो लिलिको की तरह कमजोर नहीं थी, उसके अंदर सच का सामना करने की हिम्मत थी। जब लिलिको को पता चलता है कि उसने उसका काम नहीं किया तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो हिचिको को कहती है कि अब कोई उसे नहीं पहचानेगा और बिना पहचान के वो मर जाएगी। हिचिको उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लिलिको ने अपना दिमागी संतुलन पूरा खो दिया था। हिचिको को वहाँ पर वो तस्वीर मिलती है जो पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे दी थी। उसे पहली बार पता चलता है कि लिलिको की खूबसूरती बस प्लास्टिक सर्जरी का कमाल था और यही खूबसूरती उसकी जान ले रही थी। वो उसकी जैसी ही और लड़कियों को बचाने के लिए वो करती है जिसे करने की हिम्मत लिलिको में नहीं थी। हिचिको उन फोटोज को मीडिया वालों को भेज देती है। अगले दिन जब लिलिको की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर मीडिया वाले खड़े थे और वो उससे उसके खुलासे को लेकर उसका इंटरव्यू लेना चाहते थे। लिलिको की खूबसूरती का राज पूरे जापान के सामने आ गया था। वो लड़कियां जो लिलिको को अपना आइडियल मानती थी वो उससे अब नफरत करने लगती हैं और जो उससे नफरत करते थे वो खुलेआम उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में इस खबर के छपते ही उस हॉस्पिटल और उससे जुड़े सभी लोगों की बहुत बदनामी होती है। उस इंस्पेक्टर का सीनियर उन्हें बताता है कि बात अब काफी आगे बढ़ चुकी है और हम में से किसी एक को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। वो उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर देता है और अब वो इस केस पर और काम नहीं कर सकता था। दूसरी ओर हम लिलिको को देखते हैं जिसे मीडिया वालों के सामने उसकी सर्जरी से रिलेटेड सवालों के जवाब देने थे। उसकी माँ उसे बताती है कि हमारी इस कंट्रोवर्सी की वजह से सभी मॉडल्स ने उनकी एजेंसी के साथ काम करने से मना कर दिया है, लेकिन वो चिंता ना करे, वो उसकी बेटी है और वो उसका मरते दम तक ख्याल रखेगी। लिलिको अपनी मेकअप आर्टिस्ट से माफी मांगती है, क्योंकि जब वो अपने करियर के शिखर पर थी तो वो उन लोगों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी जिन्होंने उसकी यहाँ तक पहुँचने में मदद की थी। लिलिको को मीडिया वालों के सामने बोलने के लिए उसके वकील ने एक स्क्रिप्ट दी थी ताकि वो किसी कानूनी मसले में ना फंसे। हम देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर लिलिको से मिलने आता है और उसे कहता है कि अब उसे सच बोलने की जरूरत नहीं, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हें 15 मिनट में भूल जाएंगे। पर लिलिको अब पहले वाली लिलिको नहीं थी जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो जैसे ही स्टेज पर आती है सभी कैमरामैन उसकी फोटो खींचने लगते हैं। लिलिको ने बहुत दिनों बाद इतनी चकाचौंध देखी थी और उसे देखकर वो बहुत खुश होती है।
लेकिन इसके बाद जो वो करने वाली थी उसके बारे में किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। हम देखते हैं कि लिली को एक चाकू से खुद पर वार करती है और वो अपना चेहरा पूरा बिगाड़ लेती है। सभी लोग कुछ देर के लिए उसे ऐसा करते देख हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों में कोई ईमान नहीं होता। कोई भी लिली को रोकने की कोशिश नहीं करता और सभी उसकी इस हालत में भी फोटो खींच रहे थे। इसके कुछ महीनों के बाद हम उस इंस्पेक्टर को दोबारा देखते हैं जो अभी तक उस केस पर काम कर रहा था, क्योंकि उस हॉस्पिटल के खिलाफ 16 बार सुनवाई करने के बावजूद भी कोर्ट ने उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं सुनाया था। उसे रास्ते में लिलिको की बहन मिलती है, जिससे अक्सर वो इंस्पेक्टर उस केस के सिलसिले में बात करता रहता था। हम देखते हैं कि लिलिको के ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी जिसके शोज हमेशा हाउसफुल रहते थे। उस इंटरव्यू के बाद वो दोबारा किसी को दिखाई नहीं दी। किसी को नहीं पता था कि वो जिंदा है या फिर उसने बाकियों की तरह ही सुसाइड कर लिया था। दूसरी ओर कोजोए अपने मॉडलिंग करियर को परस्यू कर रही थी और उसने अभी तक भी अपनी पॉपुलैरिटी नहीं खोई थी। लिलिको का मेकअप आर्टिस्ट अब कोजोए के लिए काम करने लगा था और वो दोनों बहुत नाम कमा रहे थे। हम देखते हैं कि कोजोए क्लब में जाती है। वो क्लब अपने अजीबोगरीब शोज के लिए बहुत फेमस था। वहां पर हम लिलिको की माँ को देखते हैं। जब कोजोए उसके पीछे पीछे बेसमेंट में जाती है तो वहां पर उसे एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है और हम देखते हैं कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लिलिको ही थी। उसने अपनी ब्लाइंड आई को ढक लिया था और वो इस क्लब में अपनी पहचान छुपाकर परफॉर्म करती थी। लिलिको की डरावनी मुस्कान के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड द मेन एसेंस ऑफ दिस मूवी कि ब्यूटी का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। हम खुद ब्यूटी को अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं। कभी लंबे बालों का ट्रेंड आता है तो कभी छोटे बालों का फैशन लोगों को कूल लगने लगता है। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ब्यूटी। उम्मीद करता हूँ कि आपको लिलिको की इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपने थॉट्स को मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और अगर आप इसी तरह की एक और साउथ कोरियन मूवी देखना चाहते हैं जिसमें एक आदमी दिमागी बीमारी के चलते खुद को सुपरमैन समझने लगता है, ऊपर ऊपर से देखकर शायद आप उस आदमी पर हंसें, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई जानकर शायद एक पत्थर दिल भी अपने आंसुओं को रोक ना पाए। पूरी कहानी जानने के लिए आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।